जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और क्लास किसकी होगी? गणित की होने वाली है, यानी मैथ्स आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे शानदार चैप्टर आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम है ना, यहीं से आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन हम सही करेंगे, 30 में से 30 नंबर हम पक्के करेंगे। 15 में से 15 नंबर नहीं, क्वेश्चंस के मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जो आज वाली क्लास है ना, नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की नंबर 1 क्लास होने वाली है। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, जिसमें हम बहुत अच्छे से बहुत शानदार चीजें पढ़ेंगे जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, ये आपके आर्मी अग्निवीर के सभी एग्जाम्स के लिए है। ये कमेंट मत करना सर जी जीडी के लिए है क्या, क्लर्क के लिए है क्या, ट्रेड्समैन के लिए है क्या, वुमेन वालों के लिए है क्या, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है क्या। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज वाली क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, कि आज वाली क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, कई टाइप के क्वेश्चंस, कई प्रकार की चीजें आज सीखेंगे, तो क्लास को पूरी जरूर देखना। अगर मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है, अगर आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बोला जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए, हर एक छोटी से छोटी चीज बिल्कुल बेसिक से सिखाते हुए चलूंगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। सबसे पहले देखिए क्या है, कौन सी चीज आज हम सीख रहे हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी जाती है। कोई भी संख्या लिख दी जाए तो उसमें हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना है, इस साइड से शुरुआत करनी है, यानी कि जो दाहिनी साइड होती है उस साइड से आपको शुरुआत करनी होती है। तो जो पहला अंक होता है उसको इकाई का अंक बोला जाता है। तो इसमें 3 है तो 3 क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरा जो अंक होता है उसको दहाई का अंक बोला जाता है। तीसरा जो होगा सैकड़े का अंक होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम जो सीखेंगे, या तो वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या उसको यूज करके आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो इसका मतलब हर एक छोटी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी ऐसी आपका वेस्ट वाली चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा समझ गए। उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं आए। ठीक है, तो यही हमें देखना होता है। आपसे पूछ लेगा इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, सैकड़े का अंक कौन सा है, 1000 का अंक कौन सा है। तो समझ में आ गया। तो इसमें स्टार्टिंग में इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर 1000 का, फिर 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का। इस तरीके से चलना है और पीछे की तरफ से चलना है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि कितना होगा। जैसे अगर हमसे यहां पर पूछे तो सैकड़ा है तो 143 हो जाएगा। यहां से पूछे तो 20,143 हो जाएगा, क्योंकि 1000 पे चला गया ना, वो भी 10,000 वाले पे। तो 10 से इस सब को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20,143। अगर यहां पर चले जाए तो 3,20,143। फिर इधर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 43,20,143। यहां पर आ जाए तो 2,43,20,143। और यहां पर करेंगे तो 12,43,20,143। इस तरीके से अपने को पढ़ना। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 1063 लिखा हुआ है, तो 1063 कैसे बोला? क्योंकि ये क्या है आपका, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 पे है, तो ये 1000 पे है तो 1 है तो 1000 हो जाएगा। तो 1063। ठीक है, चलो, ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पहला है आपका कि जातीय मान क्या होता है, इंग्लिश में जिसको फेस वैल्यू बोला जाता है, वो क्या होता है। इसके नाम से पता चल रहा है जातीय। और जाति है ना, हम सबकी नंबर 1 पे है। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, अपने आप को नंबर 1 समझा करो। ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं करनी, हम सभी नंबर 1 है।
ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब नंबर 1 है। तो जातीय मान क्या होगा? जाति का मान नंबर 1, यानी जो हम हैं वो हैं, हमें कोई बदल नहीं सकता, हम किसी से छोटे बड़े नहीं है, जो हैं वो है। अरे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, और कहीं मत ले जाना, और ले भी जाओ तो अच्छी बात बता रहा हूं, गलत बात नहीं बता रहा। जातीय मान क्या है? जो हम हैं वो हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिस भी अंक के बारे में पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 39564, ठीक है, में 9 का वास्तविक मान क्या होगा, यानी 9 का जातीय मान क्या होगा, या अगर हमसे पूछे तो 9 का पूछा है, तो मैंने आप बताया था ना कि जो हम हैं वो है, तो 9 ही हो जाएगा। अगर पूछता 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा। 4 का पूछेगा 4, 3 का पूछेगा 3, यानी किसी का भी पूछे जातीय मान वो ही होगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि हम खुद है, हम स्वीकार करते हैं हम हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो जातीय मान समझ में आ गया। और लैंग्वेज पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। जातीय मान को वास्तविक मान के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट आती है और पूछा जाता है कि जातीय मान को किस नाम से जाना जाता है? वास्तविक मान के नाम से। इंग्लिश में जिसको फेस वैल्यू बोला जाता है। समझ में आ गया? पहला सभी को समझ में आ गया? जातीय मान आएगा कर दोगे तो देखो 9 6 3 है, तो 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6। 3 का जातीय मान 3, 9 का जातीय मान 9। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? देखो लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, तो आपको गलत नहीं करना है, सब कुछ सीख लो, और क्लास के एंड में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि आना चाहिए, जो सिखा रहा हूं वो आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। तभी जो मैंने लक्ष्य बनाया है आपके लिए कि आपको मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करना है, उसको आप तभी अचीव कर पाओ। ठीक है, तो अब जातीय मान फेस वैल्यू आएगा, वास्तविक मान आएगा तो कर दोगे। ठीक है, अब इसके दूसरे पे चलते हैं, जो आगे पूछा जाता है वो है आपका स्थानीय मान। वो क्या है? स्थानीय मान। तो जातीय मान में मैंने बताया कि खुद को स्वीकार करो कि हम जो है वो है। स्थानीय मान में क्या है? एक तो क्या है स्थानीय मान? मतलब स्थान जहां पर हम रहते हैं, तो उसके बारे में कि भाई हम जो है वो तो है ही, लेकिन जिस जगह पे रहते हैं उसकी भी तो वैल्यू है, तो वही होगा आपका स्थानीय मान, जिसको बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। तो आप बताओ, जैसे ये लिखा हुआ है 39564, इनमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान किसी का भी पूछ ले, प्लेस वैल्यू है किसी की भी पूछ ले, तो 4 की पूछेगा तो क्या है? सबसे पहले है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 की पूछे तो दूसरे नंबर पे है, तो 6 तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जो हैं वो तो हैं, लेकिन प्लेस की बात और हो रही है, स्थान की बात। स्थान मैंने आपको बताया था, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, यानी दहाई के स्थान पर आ रहा है, तो 1 0 और लगा दो, क्योंकि 2 अंक होंगे। दहाई के स्थान पे कितने अंक होते हैं? 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद 5 है, तीसरे नंबर पे आता है, तो 5 तो लिखेंगे, और उसके बाद 2 0 और लगा देंगे। अब 9 है, चौथे स्थान पर है, तो 9 तो होगा ही, साथ में 3 स्थान और हैं, तो 3 स्थान और लगा देंगे, यानी 3 0 और लगा देंगे। अगर आपका 3 है तो 3 लिखेंगे, और इससे पहले 4 स्थान और है, तो 4 0 और लगा देंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये मैंने आपको इसलिए समझाया था, क्योंकि पहला अंक है, कुछ नहीं है तो 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1 से गुना करना। दहाई का मतलब क्या होता है? 10 से गुना करना। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100 से गुना करना। हजार का मतलब 1000 से गुना करना। 10,000 का मतलब 10,000 से गुना करना। यही तो चीजें होती है, तो वही हमने किया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। समझ में आ गया? और ऐसे गुना करने वाला ध्यान नहीं रहता तो सिंपल, पहला है तो अकेला आएगा, दूसरा है तो 2 आएंगे, तो एक तो जो है वो आएगा, उसके साथ 0 लगा दो। तीसरे नंबर पे एक तो है वो आएगा, 2 0 और लगा दो। चौथे नंबर पे है वो तो आएगा ही, 3 0 और लगा दो, यानी टोटल 4 होने चाहिए। पांचवें नंबर पे है तो टोटल 5 होना चाहिए, एक खुद बाकी 0। समझ में आ गया? तो जब भी आपसे स्थानीय मान पूछेगा किसी भी अंक का, अब आराम से निकाल दोगे। इंग्लिश में प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आप आराम से निकाल दोगे। बस 2 टाइप के क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास जातीय मान आएगा, जो है वो ही है, और यहां पर जो है वो तो है ही, साथ में उससे बाद में कितने और हैं, पहले कितने आ चुके अंक, उतने ही 0 लगा दो बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं संख्याओं के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है,
तो संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे और एग्जामिनर संख्याओं के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर कौन सी संख्या पद्धति होगी? फिर तो वो संख्या पद्धति हुई ही नहीं। ठीक है, अब संख्याओं के बारे में जानते हैं। जो भी आपकी समस्या है, जो समझ में नहीं आता, आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। पहली क्या होती है प्राकृतिक संख्या, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर ये बात करें कितना पेन है, एक पेन है। अगर ऊपर लाइट की बात करें तो यहां पर 10 लाइट लगी हुई है, तो यानी कि गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, यहां पर है तो 10 है। अब ये मत बोलना अंगूठा है, दिमाग कम लगाया करो। ठीक है, तो इस तरीके से जो काउंट करना होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं बोला जाती है, नेचुरल नंबर। ये क्या है आपकी 1 से स्टार्ट होती है और ये चलती हुई जाती है। बात समझ में आ गया? यानी इसकी शुरुआत किससे होगी, 1 से होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। 1 से शुरुआत होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि गिनना है हमें किसी चीज को। तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे माइनस में 1 है, अब इसको माइनस थोड़ी ना बोल सकता है, या 0 थोड़ी ना बोल सकता है। गिन रहे हैं तो या तो 1 होगी या उससे ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो यही आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। और एक बात समझ लो, जो आपके स्टेटमेंट देके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है वो क्या है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ होती है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि जो 0 है, शून्य है, क्योंकि कोई चीज शून्य थोड़ी ना हो सकती है, ना माइनस में हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी पॉजिटिव होती हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि इसको गिन रहे हैं तो ये माइनस में थोड़ी ना होगी, या तो 1 होगी या उससे अधिक होगी। तो ना 0 होगी ना 0 से कम होगी, यानी माइनस में नहीं होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती है। तो याद रख लेना प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि जिसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब देखो कि अभी हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, उसमें क्या नहीं था, 0 नहीं था। लेकिन होल नंबर की बात हो रही है, होल, पूर्ण। पूर्ण का मतलब पूरा, और पूरा करने के लिए हमें 0 की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम 9 तक तो लिख लेंगे लेकिन 10 लिखेंगे तो 1 और 0 हमें लिखना होता है। तो पूर्ण संख्याएं बनाने के लिए हमें क्या है, 0 हमें चाहिए होता है। ठीक है, वैसे तो गिनने में प्राकृतिक संख्या में 10 आएगा, 11 आएगा, लेकिन 0 को भी ऐड करेंगे। और वो किस में करेंगे, जब हम पूर्ण संख्याएं बना रहे होंगे, यानी होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरे के पूरे नंबर। समझ रहे हो? पूर्ण संख्या का मतलब पूरी की पूरी संख्याएं, जिसमें पूरी की पूरी संख्याएं इंक्लूड हो। ठीक है, पॉजिटिव वाली, और प्लस में अपनी जो 0 भी हो गई। तो ये हो जाएगा, जैसे 0 से शुरुआत होगी फिर आगे 1 2 3 तक चलता रहेगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो स्टेटमेंट पूछा जाता है उसको ध्यान रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ये याद रखना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो इसलिए ये पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है। तो बात समझ में आ गया, याद कर लो। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1 से शुरुआत होगी, वो सारी इसमें आ गई, तो जिसमें आ गई वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 याद हो गए आपके, वास्तविक संख्याएं याद होगी, पूर्ण संख्याएं याद होगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर याद हो गए। ठीक है, आगे आगे है आपका पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब पूर्णांक नाम से देखो, पहले था नेचुरल, प्राकृतिक संख्याएं गिनने के लिए। दूसरा था होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, जिसमें 0 इंक्लूड कर दी। अब आ गया पूर्णांक, यानी कि पूरे के पूरे अंक जितने भी हैं। तो उसमें क्या होगा कि भाई 1 से स्टार्ट होके लास्ट तक होगी, 0 भी होगी, और माइनस वाली संख्याएं मिल गई वो भी होगी। तो इसका मतलब देखो, 1 से शुरुआत हो रही सारी संख्याएं, 0 भी और माइनस वाली भी सारी संख्याएं। तो पूर्णांक में क्या है कि इसमें सब कुछ होगा। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी अपनी, 0 1 2 3।
थी, है ना, पूर्ण संख्याएं। और इसके अलावा इनकी ऋणात्मक यानी नेगेटिव वाली, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली, वो भी सारी संख्याएं इंक्लूड कर लें तो उसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। इसको इंटीजर i से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है जी, इसको i से हम लिख रहे होते हैं। चलो माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 हमने कर लिए, अब चौथा आता है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यही से आते हैं, तो ध्यान से देखना। और स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होता है, जो गलतियां होती हैं, वो भी इसी में हो रही होती हैं। और आज वाली क्लास में हम बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ ये संख्याएं सीखेंगे, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है। तो पूरी क्लास को देखना, प्यार से देखना। ठीक है, चलो कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती। यानी वो संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हुआ, P/Q का मतलब क्या हुआ, जिनको हम बटे में लिखते हैं, लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास यहां पर लिखा भी हुआ है 5 - 2 7/5 और 0। अब इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर जी P/Q के फॉर्म में कहां है। जैसे 5 है, ये कहां पर है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। तो बात समझ में आ गई, तो ये P/Q के फॉर्म में हो जाएंगे। तो इनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना। अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो परिमेय हो गई, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा, अपना इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। जैसे √2, √3, √5 आदि, यानी जो संख्याएं हमें रूट में लिखी मिले वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। समझ रहे हो, बाकी संख्याओं को तो हम बटे में लिख सकते हैं, लेकिन रूट वाली संख्याओं को बटे में हम नहीं लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज हो जाती। समझ में आ गया सभी को। तो ये अपने को करना है। जैसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में आता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने को ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्स में आता है डायरेक्ट, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्स में पूछा जाएगा पाई कैसी संख्या है, पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। याद रख लेना, रट लेना, जो भी आपका मन करे कर लेना, क्योंकि ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। कंफ्यूजन कैसे शुरू होगा, क्योंकि सभी को पता है कि पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो ये तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है मान, लेकिन यहां पर मान की बात नहीं हो रही, यहां पर क्या बात हो रही है, सिर्फ पाई की बात हो रही है। तो पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और इसका मान आपको ध्यान रख लो, एग्जाम्स में पूछा जाता है पाई का मान या तो 22/7 होगा, और दशमलव में दिया जाएगा तो 3.14 के लगभग होने वाला है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि पाई का मान भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। जो यहां पर है ना, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो पाई अपरिमेय हो जाएगी। आगे देखो, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि कोई भी परिमेय संख्याओं का योग किया जाए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए, तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये आपके एग्जाम्स में आता है। जैसे परिमेय संख्या 3, क्योंकि 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बटे में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तथा अपरिमेय संख्या √5 का योग और अंतर क्रमशः, जैसे योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 + √5 हो जाएगा।
तो मैंने आपको बताया था जिस संख्या में रूट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी ए प्रिम में, तो ये क्या हो गया ए प्रिम में हो गया। इसी के साथ 3 माइनस अगर घटाएं तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा, तो ये भी संख्या रूट में आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी ए प्रिम में हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि प्रिम्य संख्या और अप्रिम्य संख्या को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो वो हमेशा क्या बन जाती है, अप्रिम्य संख्या बन जाती है, इरेशनल नंबर बन जाता है। समझ में आ गया सभी को, अंतर समझ में आ गया। एग्जाम्स में आएगा तो कर देना, इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जो या तो प्रिम्य हो या फिर अप्रिम्य हो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं क्या हो गई भाई, जिसमें प्रिम्य भी हो और अप्रिम्य भी हो, यानी जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी होगी, जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी होगी, यानी रूट वाली भी होगी और बिना रूट वाली भी होगी। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो रूट 5, 3/4, रूट 8, 1/2 इस तरीके की संख्या है, ठीक है। और एक और पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये है कि भाई पूर्णांक भी आ जाएगा इसमें, प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी, ठीक है। और ये सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो आपके लिए स्टार्ट होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती हुई जाएगी ना, वो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बातें आज सीखने वाले हैं। अब देखो कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं, विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग, जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी भी किसी भी संख्या को हम भाग दें 2 से और उसका शेष 0 बच जाए, इसका मतलब क्या होगी, पूरी पूरी भाग हो गई, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाए। और पहचाना कैसे जा सकता है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अगर देखो बड़ी संख्या है तो उसको भाग देख के नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या लिख दी, जैसे ये लिख दी 6, 8, 9, 3, 5, 4, 3, 2 ये लिख दिया। अब इतनी बड़ी संख्या को 2 से भाग करके थोड़ी ना देखेंगे, इसके आगे और भी लिख दिया 9, 4, 3, 6, तो भाग देके नहीं देखेंगे, तो कैसे पता करेंगे, यानी कि इकाई का अंक जिसका 0 हो, 2, 4, 6, 8 बस यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो, तो अगर ये है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। यहां पर क्या है, 6 है तो सम संख्या हो जाएगी। अगर मान लो इन 2 को हो और हटा दे तो यहां पर 4 है तो सम संख्या हो जाएगी। इन 2 को और हटा दे तो यहां पर 2 है तो सम संख्या हो जाएगी। इन 2 को और हटा दे तो ये यहां पर 4 है तो सम संख्या हो जाएगी। इस तरीके से अगर इसको और हटा दे, ये बच जाएगा, 8 आ रहा है तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, लेकिन बड़ी संख्या आएगी तो कैसे पता करेंगे कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषम संख्याएं यानी ओड नंबर क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिस संख्या को 2 से भाग देने पर कोई ना कोई शेष बच जाए, चाहे वो कितना भी शेष बचे, तो वो क्या होगा, आपका विषम संख्या हो जाएगी। और अगर किसी संख्या को हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 ही बचता है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होगा तो फिर 2 से दोबारा भाग दे देंगे, ठीक है। समझ रहे हो, तो यही होगा। अब प्रत्येक विषम संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, यानी 0 से लेकर 9 के बीच की संख्याएं होती हैं। तो 0 से लेकर 0, 2, 4, 6, 8 तो क्या हो गई, सम संख्या। इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे 1 बच गया, 3, 5, 7, 9 ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी। तो ये है बड़ी संख्याओं को पहचानने के लिए। छोटी संख्या है तो 2 से भाग देके देख लेना, ठीक है। और ये याद कर लोगे तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद होगा कि भाई इकाई का अंक ये आ रहा है तो विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलो 1 का याद कर लो, सम संख्या का याद कर लो, ये सारे, इसके अलावा जो भी होगा क्या बन जाएगी, आपकी विषम संख्या बन जाएगी।
जैसे 369 है तो 9 है तो क्या बन गई, विषम संख्या बन गई। 463 है, इकाई अंक 3 है तो क्या बन गई, विषम संख्या बन गई। ऐसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग हो या खुद के अलावा वो सिर्फ एक से भाग होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, 17, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं। ये तो आपको पता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। जैसे केवल 2 एक सम संख्या अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 एक अकेला ऐसा होता है जो अभाज्य संख्या ही होती है, क्योंकि सम संख्या ऐसी होती है सिर्फ 2, बाकी सारी की सारी क्या होंगी, भाज्य होंगी। क्यों? क्योंकि 4 आ गया तो 2 से भाग हो जाएगा, कि कितनी भी संख्याएं आ जाए फिर जो सम संख्या होगी वो 2 से भाग होगी। लेकिन रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि संख्या या तो स्वयं से भाग होगी या इसके अलावा 1 से भाग हो। तो सम संख्या सिर्फ 2 ही एक ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, बाकी नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, ये याद कर लो सभी, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, सारी की सारी यहां पर लिखी हुई हैं, आप नोट कर लेना। अब आपसे कुछ भी पूछे, 1 से लेकर अगर 20 तक पूछेगा तो यहां तक की संख्याओं को गिन लो। अगर यहां पर 1 से लेकर 30 तक पूछेगा तो यहां तक संख्याओं को गिन लो। 1 से 40 तक पूछेगा तो ये संख्याएं हो जाएंगी। 50 तक पूछेगा तो ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। 60 तक पूछेगा तो ये संख्याएं हो जाएंगी। आपसे 70 तक पूछेगा तो ये संख्याएं हो जाएंगी। 80 तक पूछेगा तो ये हो जाएंगी। 90 तक पूछेगा तो ये हो जाएंगे, और 100 तक पूछेगा तो ये हो जाएंगे। अब काउंट कर करके आप लिख लेना और इनको आप सभी याद कर लेना। ठीक है, और कैसे याद करोगे, एक मोबाइल नंबर की तरह बनाकर आप याद कर लेना। और अगर आपको याद नहीं होता तो बता देना, मैथ के एक क्लास में क्वेश्चंस लेके मैं आपको याद करवा दूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन इसलिए होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप बता दो। जैसे मैं पिछली क्लासों में मैंने देखा था, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर जी विभाज्यता का नियम पढ़ा दो। तो आप बोलो, और ऐसा हो सकता है मैं ना पढ़ाऊं, वैसे तो मैं पढ़ाने वाला था, लेकिन आपका कमेंट आ गया तो थोड़ा पहले पढ़ा देंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा ही होता है, इसलिए कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है। और मैं पूरे यूट्यूब पर जो अभी आपको आर्मी जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ एकमात्र ऐसा हूं जो आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, उनका रिप्लाई करता हूं, उनको जो भी आप बोलते हो उस डिमांड को पूरी करता हूं। चेक कर लेना, कोई नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ठीक है, सभी वीडियो बनाते हैं, क्लास करते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपको नंबर देने वाला हूं, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं बहुत सारी चीजों को लेकर आपके लिए ही। तो इसलिए मैं बात, कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह आपके अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए थोड़े समय के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान मैं खुद करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को 5-10 हजार रुपए में बैठा दिया और उससे करवाया, नहीं, खुद। ठीक है, क्योंकि भाई मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूं ना। तो देखो, अब आपका क्या हो गया, हमने यहां पर क्या पढ़ा, अभाज्य संख्याएं पढ़ ली हैं। अब भाज्य संख्याओं पे आते हैं। कंपोजिट नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य से पूर्णतः विभाजित होती है। भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य का विपरीत हो जाएगा, यानी एक से भी हो, खुद से भी हो, और इसके अलावा और किसी संख्या से भी हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को हटा दो, जैसे अपनी 2, 3, 5, 7 था, उनको हटा दो, बाकी बची हुई जितनी भी हो जाएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वो यहां पर देखो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। देखो, एक को हमने यहां पर इंक्लूड किया, नहीं किया, हमने यहां पर इंक्लूड किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभाज्य संख्या के क्या होता है,
एक से होनी चाहिए और खुद से होनी चाहिए। तो एक यहां पर तो एक तो खुद भी है और वो दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, वो नहीं सेटिस्फाई हो रही। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? खुद से होनी चाहिए, एक से होनी चाहिए, अन्य किसी संख्या से होनी चाहिए। क्या हो रही है? नहीं हो रही। तो इसलिए एक है ना, न तो इसको अभाज्य माना जाता है, न ही इसको भाज्य माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है या कैसी संख्या है। तो एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आगे देखो, भाज्य संख्याएं सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं। तो जो भाज्य संख्या है ना, सम और विषम दोनों होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या की बात हो तो सम में सिर्फ वो दो ही होती है, दो ही एक संख्या होती है जो सम होती है, बाकी सारी की सारी क्या होती है? विषम। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था? ये वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अब सह अभाज्य संख्या, ये लास्ट है संख्याओं में, फिर अगले टाइप की चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सह अभाज्य संख्याएं जिनको को प्राइम नंबर बोला जाता है, यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का उपनिष्ठ गुणनखंड यानी कि मैसे का मतलब क्या होता है? HCF एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यानी जो सहभाज्य है ना, आपके दिमाग में आ रहा हो क्योंकि इसमें अभाज्य शब्द आ रहा है तो आप सोचो कि ये अभाज्य होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है कि अभाज्य हो, कुछ भी हो सकती है, भाज्य भी हो सकती है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याएं क्या है? गुणनखंड दो टुकड़े होंगे, जैसे यहां पर दो दिया है ना, दो संख्याएं होंगी और इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा? एक होगा। देख लो, 9 और 2 का क्या है? एक। HCF निकालना सिखा चुका हूं, शुरुआत में ही क्लास करवाई तभी आपको सिखाया था। ठीक है, तो HCF एक होगा, सभी का क्या होगा? एक। जब भी आपसे एग्जाम्स में पूछे और उनका HCF एक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो संख्याएं सह अभाज्य हो जाएंगी, यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सारी संख्याएं अगर अब एग्जाम में आएंगी तो अब आप आराम से कर लोगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो कोई समस्या नहीं होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। यह आपके काफी काम आएगा, आपके कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और डायरेक्ट यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है, आपके आर्मी अग्निवीर में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना क्या है कि दो से विभाज्य वाली संख्याएं तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन बड़ी संख्याएं आए तो ट्रिक क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, और सारी की सारी देखना, इसके बाद हम और कुछ भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज वाली क्लास में। क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 2 इंग्लिश वालों के लिए है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 2 से भाग होने वाली संख्याओं के लिए अभी रूल मैंने आपको बताया था, सम संख्या ही होती है। सम संख्या के लिए क्या रूल था अपना? या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इसमें भी यही बोला है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, तो कोई भी सम संख्या यही हो सकता है आपका। तो यहां पर भी देखो 44 है तो इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग हो जाएगी। 200 है, इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो क्या हो जाएगी? 2 से भाग हो जाएगी। 230 है, इकाई का अंक क्या है? 0 है, 2 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 से भाग होने वाली संख्याएं हम कैसे पता करेंगे? जिनके इकाई का अंक 0 या कोई भी सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो क्या हो जाएगी? 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी संख्या हो। ठीक है, पहला हमने कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पे। अब 3 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 वालों पे भाग देके देखोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन इसका तरीका क्या है? देखो, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 3 का, कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी जैसे कोई 12 लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी? छोटी है तो आप भाग देके देख लोगे, लेकिन बड़ी आया तब कैसे आपको करना है? जैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1338, इसको अपने को चेक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं भाई,
1338। अब बताओ कैसे पता करेंगे? पहले इसको देखो कि इन सभी अंकों का योग 3 से भाग होता है या नहीं होता। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। क्या 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो 12 क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी, ये हमें पता ही। अब इसका देखो 8 3 11, 11 और 3 14 और 1 15। क्या 15 3 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। पता करना क्या हो गया हमारे लिए? आसान हो गया। कोई भी संख्या लिख लो जो आपके मन में आए। जैसे हमने लिख लिया 6 3, ठीक है, 5 और 1, ये संख्या हमने लिख ली। अब हमें पता करना है ये संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। तो क्या करें? इनके अंकों का योग करो, जोड़ो। 5 1 6, 6 6 12 और 3 15। क्या 15 3 से भाग होती है? बिल्कुल होती है। तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जोड़ करने से जोड़ छोटा हो जाता है और भाग देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? 3 से कोई भी संख्या भाग होगी या नहीं होगी कैसे चेक करेंगे? उनके अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जितनी भी संख्या दी हुई ना सभी अंकों को जोड़ेंगे और उनका जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। चलो अब 4 के ऊपर चलते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो क्या है, क्या रूल बताया है कि इकाई और दहाई का अंक यानी 2 अंक, स्टार्टिंग में समझाया था ना इकाई दहाई सैकड़ा, पता चल गया ना क्यों समझाया था। तो इकाई और दहाई यानी 2 अंक की बात हो रहा है, या तो वो 4 से भाग हो। छोटी संख्या आएगी तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन एग्जाम में छोटी नहीं पूछता, बड़ी संख्या पूछता है। तो याद कैसे करोगे? इकाई और दहाई का अंक 2 अंक है लास्ट के, वो क्या है? 4 से भाग होते हैं, तो वो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। या दोनों के दोनों अंक क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है 15436, इसमें इकाई और दहाई का यानी 2 अंक कितने हैं? 36। 36 क्या 4 से होता है? पता है यार, 9 चौके 36 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से भाग हो जाएगी। उसके बाद 600 है, 600 का कैसे पता करेंगे? 2 अंक क्या है? 0 है, तो ये भी हो जाएगी। भाग करके देखने की आवश्यकता ही नहीं है, भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। कितने भी बड़ा अंक लिख लो आप, अगर वो 2 अंक है ना, या तो 4 से भाग होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, और अगर 2 अंक 0 हैं दोनों के दोनों, तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 5, कि यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग होगी। यानी इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे 120 लिखा हुआ है तो क्या है? 0 है, 5 से भाग होगी। इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो 5 से भाग होगी। तो 5 से भाग होने का नियम क्या है? इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर ये है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी, चाहे वो कितने भी अंकों की संख्या हो, 4 की, 5 की, 10 की, कितने भी अंकों की हो। ठीक है, याद कर लेना। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर जी मैथ के लिए बेस्ट बुक। देखो मार्केट में मुझे एक बुक दिखी है, मैं लेके आया था, मैंने देखी है, बहुत अच्छी बुक है। मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाती है तो इस वीडियो के प्रोडक्ट में मैं टैग कर दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप खरीद लेना। उससे आपका मैथ है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उसमें हर एक छोटी छोटी चीज है ना बेसिक से समझाया हुआ है। मुझे वो बहुत ज्यादा बेस्ट लगी आपके आर्मी अग्निवीर के लिए। ठीक है, और इसके अलावा मैथ सीखने के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए सीख रहे हो। जैसे क्या होता है कि अगर कोई घर बना रहे होते हैं ना, तो नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है, और आर्मी का जो अग्निवीर का लेवल होता है ना वो नींव ही होती है। तो अगर वो बुक आप खरीद लोगे, ठीक है, पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे ध्यान आ गया और मैंने बहुत सारी चीजें उसी बुक से ली है, क्योंकि मुझे वहां पर लिखी लिखाई मिल गई बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं वो बुक आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। और अरिहंत पब्लिकेशन की है। अरिहंत पब्लिकेशन आपने सभी ने सुना होगा ना, वही है। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा, अगर मुझे वो ऑनलाइन मिली तो, नहीं मिली तो फिर मैं आगे एक वीडियो में बता भी दूंगा एक। ठीक है, और मिल गई तो भाई टैग होगा, जिसको चाहिए ले लेना, नहीं चाहिए तो मत लेना। ठीक है, देखो 7 से विभाज्यता, यदि दी गई संख्या के
इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से बनी संख्या में घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 या 7 से विभाज्य होती है तो दी गई संख्या पूर्णतः विभाज्य हो। ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है 7 वाला और आपके लिए थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से पढ़ो। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके, यानी जो संख्या दी हुई होगी उसके इकाई अंक को दोगुना करके, जैसे एक यहां पर लिखा हुआ है 2429, इसमें क्या है, इकाई के अंक को दोगुना करना है। तो जो इकाई का अंक है इसको दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसको क्या है कि शेष अंकों से बनी हुई संख्या, शेष अंकों से बनी हुई संख्या ये है, इसमें घटा देने से, अगर यहां पर घटा देने से, इसमें घटा देने से या तो 0 हो या 7 से भाग हो तो वो पूर्णतः है। देखो समझाता हूं, मुझे पता है आपको लग रहा होगा इससे आसान तो 7 से भाग देना ही है, पहले देख लो फिर बात करते हैं। यहां से कितना आ गया, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, और यहां पर 2 तो है ही आपका 224। क्या 7 से भाग होता है, 7 ये 21, 1 बच गया 14, 7 दूनी 14 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग हो जाए। ये तो 4 अंकों की संख्याएं हैं इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है। 5 अंकों की होगी, 6 अंकों की होगी, 7 अंकों की होगी, और अगर नहीं करना तो 7 से भाग देके देख लेना भाई, 7 से आराम से दे सकते हो। 7 वालों के लिए तो ये रूल थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, आप भाग देके ही देख लेना। और मैं ट्राई करूंगा अगर 7 का कोई और छोटा बन पाया तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। वैसे अभी ध्यान रख लो कि इकाई के अंक को दोगुना करके माइनस करना होता है। आगे बढ़ते हैं, 8 वाला देखिए कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। क्या है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो तो वो संख्या 8 से भाग होगी। 4 के लिए क्या था, 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए लास्ट के, या दोनों 0 होने चाहिए। 8 के लिए क्या है, 3 अंक हैं लास्ट के, वो 8 से भाग होने चाहिए या 3 0 होनी चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, जैसे 64 15 12 लिखा हुआ है, क्या ये 8 से भाग होगा? तो रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। यानी पूरी को भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 8 से भाग करके देख लो। तो 8 छकी 48, 8 छकी 48, कितना बच गया, 3 32, 8 चौके 32 होता है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। सिर्फ हमने क्या किया, 512 को ही 8 से भाग दिया, बाकी बड़ी संख्या को हमने नहीं दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। या इसके अलावा 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो क्या, जैसे ये है आपका, ये 8 से भाग हो जाएगी, करके देख लो। 8 से भाग करेंगे तो कितने में जाएगा, 8 छकी 48, 48 12 बच गया, ठीक है। 8 छकी 48, 8 7 पे जा रहा है ना भाई, 48 के 8 7 56, 4 बच गया, कितना हो गया आपका 40 हो गया। फिर कितने पे जाएगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 पे जा रहा है, पूरा पूरा 0 है तो वो भी पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये भाग चली जाएगी, ठीक है। यानी कि लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या 3 अंकों को 8 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। अब 3 4 ही और बचे हैं। अगर यहां तक देखा है ना तो 3 4 भाग वाला और देखो, और इसके बाद और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि आज वाली क्लास में अपना नंबर सिस्टम अपने को खत्म करना है। पहले एक क्वेश्चंस वाली क्लास में पहले ही करवा चुका हूं जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा जो संख्याओं का बेसिक वाली क्लास मैंने आपके लिए करवा दी है, और लास्ट में रिविजन जरूर करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है। अब देख लो कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी जितनी भी संख्याएं हैं 3 वाला ही रूल है, ठीक है। जो अंक है ना उसमें 3 से भाग होने चाहिए थे, इसमें क्या है 9 से भाग होना चाहिए अंकों का योग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं यहां पर, 290 34 जोड़ के देख लो, 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया, 7 और 9 16, और 16 और 2 18, 18 है योग, क्या 9 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 9 वाला बिल्कुल आसान है, सिर्फ 7 वाला थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सारे के सारे बिल्कुल आसान है। अब 11 वाला देखो, ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आता है।
क्या है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आता है, देख लो कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इसमें बोला क्या गया है। जैसे मैं थोड़ा बड़ा ही लिख लेते हैं, 71, 27 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 362। इसका मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, पूरी लैंग्वेज तो आप पढ़ लोगे, यानी कि सम स्थानों और विषम स्थानों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो या तो 0 होना चाहिए या क्या है, 11 से भाग होना चाहिए। का अंतर है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। तो देख लो 1, 3, 5, 7 इनको जोड़ो तो 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 2 14, ये हो गया आपका 14। यहां से जो बच गया उसको जोड़ो फिर, 1, 7, 8 और 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो 14 में से 14 गया कितना, 0। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। तो 0 आ गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से भाग हो जाएगी। जैसे आप सभी को पता है, कल हमने किया था 11 का क्यूब 1331 होता है। इसका चेक करो, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से भाग हो जाएगी। जैसे अपने को पता है 121 है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से तो भाग होगा, चेक कर लो। 1 और 1 2, माइनस में 2 कितना आ गया, 0, क्योंकि ये क्या है भाई, सम स्थानों और विषम स्थानों का। तो 1 3 का, 2 1 लाया तो 2 वाला माइनस कर दो, आ गया ना। अरे आप तो समझ में आ गया 11 से भाग होने वाली संख्याओं के लिए क्या करना है, ठीक है, कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग है, उनका जो दोनों के बीच का अंतर है या तो 0 होगा या क्या होगा, 11 से भाग होगा। चलो अब 13 वाला देख लीजिए, ठीक है, 13 वाला, 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देने के बाद प्राप्त परिणाम 13 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पहले मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे 689 लिखा हुआ है, 689, देखो दोबारा से पढ़ो कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके, इकाई अंक 9 है, इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देने पर, शेष अंकों से बनी संख्या ये है, इसमें जोड़ देने पर जोड़ देने के बाद प्राप्त परिणाम 13 से भाग होता है। तो जोड़ के देखो तो 8 से कितना हो गया, 14 हो गया, 1 9 और 1 10। 104 क्या 14 से भाग होता है, क्या 114 से भाग होता है, करके देखो। 104 है ना, 8 से 14 यही है, 9 चौके 36, हाँ ठीक है। अब 104 क्या 14 से भाग होता है, बताओ कौन सा था, 13 से विभाजित वाला है, हाँ करिए, क्या 104 होता है, बताओ होगा या नहीं होगा। कितने पे जाएगा, 14 से, भाई 10 पे तो 140 हो जाएगा, 10 14 दाए कितना होता है, 140 होता है। 140 से कितना कम है, ये 36 कम है सॉरी 13 यार, तभी तो मैं सोच रहा कि मिस्टेक क्यों हो रही है, भाग क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था 13 से। 130 से कितना कम है, 26, तो 2 कम कर दो 8 पे, तो इसका मतलब 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 14 भाई गलत लिख दिया था, ठीक है, 13 है, 13 से भाग वाला, तो समझ में आ गया, भाग हो रहा है। इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी इसमें मिस्टेक हुआ है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, कुछ तो लिखा होगा भाई, 104 है, 104 है। इसको देखो क्या करना है, इकाई अंक को 4 गुना करना है, तो इकाई के अंक को 4 गुना किया तो कितना हो गया, 4 चौके 16 हो गया, कितना हो गया, 4 चौके 16। अब इसमें जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 26, क्या 26 13 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 13 दूनी 26, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 13 से भाग हो जाएगी। तो 7 और 13 वाला आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना है,
ठीक है, 7 और 13 वाला आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, बाकी तो आप आराम से कर ही लोगे। तो समझ में आ गया, यही आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है, यही क्या है आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर आगे हम और देखें तो ये वाला टाइप और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए तो इकाई का अंक है ना, यूनिट डिजिट, काफी हार्ड हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके अग्निवीर के लिए बस ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है और इकाई का अंक अपने को ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक यानी पहले अंक को गुना करना है इससे, तो 9 चौके कितना आ गया, 36 आ गया, 9 चौके 36, 36 से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है 6 आ गया। अब 6 को 1 से गुना करो तो कितना आ जाएगा 6, फिर 6 को इससे गुना करो 42, 42 में क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ऐसे अपने को करना है, जैसे कुछ भी लिखा हो 56 गुना 36 गुना 42, क्या करना है इकाई का अंक, इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 12 से मतलब नहीं है, इकाई का अंक 2 लिख लो, फिर 2 को इससे गुना कर दो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा इकाई का अंक 2 आ जाएगा। जैसे यहां पर 56 गुना 43 गुना 51 गुना 19, तो क्या इकाई का अंक गुना करो तो 9 एकम 9 आ गया, 9 को इससे करोगे 27, 27 से मतलब नहीं है अपना 7, 7 से की 42, कितना आ गया 2 आ गया, ऐसे ही, ठीक है। तो इकाई का अंक जब भी आपसे पूछेगा तो पता चल गया कैसे करना है, पूरे को गुना नहीं करना, पूरे को गुना करोगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, और अगर समय आपने निकाल दिया तो पूरा पेपर आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इकाई के अंक निकालने का क्या तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले फॉर्मूले हैं सभी को याद कर लेने हैं, ये वाले फॉर्मूले आप सभी को याद कर लेने हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस क्लास करवाएंगे ना, उनमें इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे। देखो क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे कुछ भी बोल देगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, 20 प्राकृतिक संख्याओं का, 30 प्राकृतिक संख्याओं का, ऐसे आपसे बोला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, और सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊं कि जितनी संख्याओं का पूछे उससे अगली संख्या से गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लो सभी, n इंटू n प्लस 1/2 होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। आगे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, सम का पूछे तो n इंटू n प्लस 1, सिर्फ इतना अपने को करना है, n इंटू n प्लस 1। 1 से लेकर n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, 1 से n तक, बोल दे कि 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1, यानी कि कुछ नहीं करना, इस वाले में यहां पर भी 2 कर दो और यहां पर भी 2 कर दो, क्योंकि यहां पर प्रथम की पूछ रहा था, यहां पर 1 से लेकर कुछ दे दिया जाएगा 20 तक, 30 तक, कुछ भी, तो यहां पर n के स्थान पर 20 दिया है तो 20 लिख दो, 20 इधर भी 20, ठीक है। बाकी फॉर्मूला, उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n² हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना, ये पूरा का पूरा आपको वहीं पे मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन कर सको। आगे देखो, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग आपसे पूछेगा तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आता है या तो ये वाला या ये वाला, सबसे ज्यादा जो पूछता है, तो इनको जरूर याद रख लेना। वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग आपसे पूछेगा, और इसके अलावा है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का पूछेगा तो देख लेना n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर करते हैं, इस तरीके से। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 1 से 16 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए,
1 से 16 तक की। तो यहां पर था ना 1 से n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मूला कौन सा था, वो अपना n/2 प्लस 1। तो 16 संख्याओं की बात कर रहा है, तो n के स्थान पर 16 हमने लिख दिया, बटे में 2, इधर 16/2 प्लस में 1। 2 से काटोगे तो कितने पे गया, 8 पे। 8 प्लस 1 क्या हो गया, 9 हो गया। इधर से काटोगे तो 8 पे, तो 8 गुना 9 हो गया कितना, 72 हो जाएगा। समझ में आ गया। n की संख्या कितनी थी, 16। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याएं कितनी हैं, तो 16 संख्याएं थी। तो समझ में आ गया कैसे अपने को करना है। जो फॉर्मूला यहां पर बताया है ना, बस उसी का यूज करना है। कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस ये याद कर लो। आगे देखो कि प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसमें सम का पूछा था, इसमें विषम का पूछा है। तो विषम का क्या हो जाएगा, क्या है कि प्रथम 16 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 16 विषम का क्या था फॉर्मूला, n²। बस इधर n² कर दो, n² 16 संख्याएं हैं, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। कल ही तो याद करवाया था आपको, तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस अपने को करना है। समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूले आप सभी को याद जरूर करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अपने टेलीग्राम पे मिलेंगे। सभी को टेलीग्राम ज्वाइन करना है। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं यहां तक, इसका मतलब आप पूरी मेहनत कर रहे हो और आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आप खो दोगे। ठीक है, वरना भाई अगर जिसके पास टेलीग्राम है ही नहीं, यूज ही नहीं करना चाहते, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरी फोटो भी ले लेना, ठीक है, लगा देना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये और देख लो, एक ये और टाइप है, और ये आपके लिए क्या है, आज क्लास की लास्ट टाइप है, आज की क्लास की। देखो, संख्याएं 32 का बाइनरी संख्या के रूप में क्या मान होगा। बाइनरी संख्या कभी कभी आता है, लेकिन आज समझा देता हूं, आए तो कर देना। जैसे 32 का है, यहां पर हम लिखेंगे कि 32 है, इसका बाइनरी हमसे पूछा है, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, कितने पे जा रहा है, 16 पे। शेष कितना बच गया, 0 बच गया। फिर अपने को दोबारा 2 से डिवाइड करना है, तो कितने पे जाएगा, 8 पे। शेष कितना बच गया, 0 बच गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा, 4 पे। शेष कितना बच गया, 0 बच गया। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 पे। शेष कितना बच गया, 0 बच गया। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, आपका 1 पे। 2 एकम 2, शेष कितना बच गया, 0 बच गया। अब यह हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो रहा। आगे कुछ नहीं हो रहा तो नीचे से संख्याएं अपने को लिखनी है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले 1 है और उसके बाद 5 जीरो है। ठीक है, 1 और 5 जीरो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाला अंक आपको लिखना है 1, नीचे से शुरुआत करनी है। ठीक है, हमेशा 1 ही बचेगा, हमेशा 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 से अपने को भाग करना होता है। 2 से छोटी संख्या सिर्फ 1 ही होती है जिसपे 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। तो सबसे पहला अंक 1 ही होगा, 1, और उसके बाद जितनी जीरो या यहां पर कुछ भी बच रहा हो वो हम लिख दें। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 1 और 5 जीरो। 1 और 5 जीरो किसमें है, इसमें है। ठीक है, 1 और 5 जीरो किसमें है, इसमें है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है आराम से। अब किसी को कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस आराम से कर लोगे। अब 32 की जगह पे और कुछ भी हो, मैं और लिख के भी बता देता हूं आपको। जैसे कि 32 की जगह पे 52 होता तो कैसे करते, फिर अपने को क्या करना था, 2 से करते। 2 से करते तो कितने पे जाता, 26 पे, 0। फिर 2 से करते तो 13 पे, 0। फिर 2 से करते तो 2 6 की 12 और 1 बच गया तो 1। फिर 2 से करते तो 2 3 6, 0। फिर 2 से करते तो 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम, अगर 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आता, 2 एकम, तो यहां से इधर के कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे अपने को करना है बस, और बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, कभी कभी बाई चांस ही आएगा। और देखो, अपनी क्लास अब यहां पर समाप्त होती है आज की। इस क्लास में
कुछ भी समझ में आया हो और कुछ भी आपको पता चला हो तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। आपको बताना है कि 9632 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान आप सभी को बताना है, किसका स्थानीय मान क्या होने वाला है। ठीक है, और क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।